नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है आपका जाना-पहचाना चेहरा, जिनका नाम है सुमित पीर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और हर शख्स यूट्यूब पर उनको सुनना चाहता है और बहुत बेहतरीन बातें करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ उन्होंने वक़्त निकाला हमारे लिए और मौजूद है। बातचीत करेंगे हम उनसे। सर, बातचीत का मुद्दा एक तो टीटीपी है, पाकिस्तान की फौज ने टीटीपी पर एयर स्ट्राइक की है और अब टीटीपी जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसने भी ये कह दिया है कि अब हम पॉलिटिशियन को नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान के, उन पर हम हमले करेंगे। और उसके अलावा जो तैयब उर्दुगान है, जो कि टर्की के तानाशाह हैं, टर्की के खलीफा हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के खुद को मानते हैं वो, उनको पाकिस्तान ने अपना सच्चा हमदम बताते हुए उनको उनके लिए कहा है कि उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। तो ये मुझे तो बड़ा रेडिकुलस लगता है। बहरहाल इस पर बातचीत करते हैं। पहले हम टीटीपी पर बात करेंगे सर। टीटीपी पर पाकिस्तान की फौज ने हमले शुरू कर दिए हैं और अब क्या लगता है टीटीपी इंतकाम लेने को तैयार बैठा हुआ है? देखिए पांडे जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपको प्रणाम और सभी दर्शकों को साधुवाद। ये आज हमें जो बात समझने की है, इस बात के कई सारे डायमेंशन है। आज पाकिस्तान बौखलाया हुआ, आज पाकिस्तान घबराया हुआ है। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये फिट होता पाकिस्तान पे। अब मैं बात करूंगा क्यों होता है, कैसे होता है। तहरीक तालिबान के 8,000 जिहादी पाकिस्तान के दरवाजे पे खड़े हैं। अगर दरवाजे पे खड़े हैं, मिलिट्री रूल ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट फाइट करो, एंगेज करो उनको। एयर स्ट्राइक तो तब होती है जब जब दुश्मन आपका जहाज जंगल में छुपा हो, जब आपका दुश्मन कहीं तोरा बोरा के पहाड़ों में हो, जब बालाकोट में छुपा हो, बिल में अपने छुपा हो, तो उन चूहों को भगाने के लिए एयर स्ट्राइक की जाती है। और कुछ मसूद अजहर जैसे ऐसे चूहे हैं जो उसके बाद दिखते ही नहीं। तो यहाँ तो दुश्मन सामने खड़ा है। यहाँ पाकिस्तान की विडंबना क्या है पांडे जी? वैसे हम टीटीपी की बात करें और पांडे जी हमारे टीपीपी है। तो टीपीपी वर्सेस टीटीपी। तो जी। यहाँ पे पांडे जी विडंबना क्या है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक तालिबान से घबराया क्यों? आखिर पाकिस्तान की हालत खराब क्यों? आपको याद होगा आसिम मुनीर जब कुर्सी पे बैठा था, वो कश्मीर के साइड बॉर्डर आया था, वहां नहीं गया था। मैंने कई पाकिस्तानी चैनलों पे पूछा, मैंने कहा तुम्हारा आर्मी चीफ वहां क्यों नहीं जा रहा, दिक्कत वहां यहाँ क्यों आ रहा है? यहाँ इसलिए आ रहा था भारत के डर से। भारत से उसको लगता था डर। कारण क्या पांडे जी? जब भारत यहाँ, इनके पास 3 दिन का एम्यूनिशन है टोटल, फुल फ्लेजेड लड़ाई का 3 दिन का एम्यूनिशन। इन्हें डर लग रहा अगर ये तालिबान से एंगेज हो गए और इतने में भारत ने कर लिया हमला और ले लिया पीओके और जीबी, ये तो लड़ भी नहीं पाएंगे। और पीओके और जीबी ले लिया, उस दिन काउंटर मतलब ना बटन दब गया पाकिस्तान के टूटने का। और आसिम मुनीर को इसलिए डर लग रहा था वहां आर्म्स और एम्यूनिशन और उनका मनोबल बढ़ाया, कोई बात नहीं, एम्यूनिशन ना हो तो लठ लेके निकल जाना। पर लठ लेके भी नहीं लड़ पाए ना, हम तो 140 करोड़ है, लठ लेके कहां से लड़ पाएंगे? वहां भी मार खाएंगे। 4 बार आए थे कश्मीर लेने, वहां भी मार खा गए। अब ये विडंबना है कि पाकिस्तान को इतना टाइम लग रहा है डिक्लेयर करना है वॉर अगेंस्ट टीटीपी। यही विडंबना, आप एयर स्ट्राइक यूज कर रहे हैं, अपनी आर्मी को नहीं छोड़ रहे, अपने आर्टिलरी को नहीं छोड़ रहे। क्यों? उन्हें पता है कि तालिबान के पास उनकी आर्मी से भी लड़ने में सलाहियत है। बस एक ही चीज है जो तालिबान के पास नहीं है, दैट इज एयर पावर। दे हैव सुपीरियर एयर पावर। तालिबान हैज प्रैक्टिकली नो एयर पावर। तो एयर पावर को यूज कर रहे हैं। यहां डर इतना, इंडिया का इतना बौखलाया हुआ है, इतना डरा हुआ है पाकिस्तान। आज ये अपने अपने घर पे खड़े हुए जहादियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे। इस तालिबान को खाद पानी देने वाला पाकिस्तान, बड़ा करने वाला पाकिस्तान, इनके साथ कहवा पीने वाला पाकिस्तान, तालिबान हैज लिबरेटेड अफगानिस्तान कहने वाला पाकिस्तान, आज पांडे जी उनकी हालत ये, उनसे लड़ नहीं पा रहा। क्यों नहीं लड़ रहा? भारत के डर से नहीं लड़ पा रहा। मैंने अपने नेशनल टीवी पर काफी चैनलों पे बोला, मैंने कहा आसिम मुनीर से पूछो, अगर तू 3 दिन लड़ लिया तो तेरे उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या लेके आएगा? गाजी की तलवार लेके आएगा क्या लड़ने? भाई तलवारों का लड़ाई तो रहा नहीं। आप एक न्यूक्लियर ट्राइड के सामने खड़े हो, आप दुनिया की 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के सामने खड़े हो और आप तलवार लेके आएंगे लड़ने? इसीलिए तालिबान, अब भारत के डर के कारण तालिबान भारी पड़ रहा पाकिस्तान पे। सच्चाई ये है, न्यूज ये है। और आसिम मुनीर कहां जा रहे पांडे जी? आसिम मुनीर जा रहे सऊदी अरबिया। काहे को? कारण ये है, पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, डिक्लेयर नहीं कर रहे। 35% फ्यूल इन्फ्लेशन है, डिक्लेयर नहीं कर रहे। हालत खराब है, डिक्लेयर नहीं कर रहे।
5 बिलियन से कम का फॉरेन एक्सचेंज बचा है एक्चुअल में, पब्लिक और गवर्नमेंट का मिला के डिक्लेयर नहीं कर रहे। 113 बिलियन देने इस साल डिक्लेयर नहीं कर रहे। 130 बिलियन का कर्जा है और डॉलर गिर रहा, कर्जा बढ़ रहा है। 33 से 40 बिलियन अभी चाहिए, और अभी डिफॉल्ट से बचने के लिए उन्होंने एक पैंतरा अपनाया। मेरे सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन मेरे पास 9 जनवरी को ये जेनीवा में फंड रेजर कर रहे हैं। तब तक ये क्या करें, आपसे मुनीर पता को सऊदी अरब क्या करने गया? कहता भाई मैं आपको अपने 3000 कमांडर दूंगा पीएसओ, सुनिएगा, एसपीएसओ, अरब शेखों के, रॉयल फैमिली के, इधर उधर जो पैसे वाले, आप मुझे 450 मिलियन डॉलर दो। तो अब पाकिस्तान का जनरल मैन पावर का बिजनेस करने लग गया। पहले फौजी एंड संजीव डाइपर, पापा जॉन के पिज्जे, बेबी पाउडर वगैरह तो बनाती थी, अब डाइपर का भी कारोबार इन्होंने शुरू कर दिया। डाइपर तो खरीदते थे सारे, मैन पावर का भी कारोबार शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान की जाबाज फौज लड़ेगी नहीं, तारिक तालिबान से भी नहीं लड़ सकती। भारत तो, भारतीय फौज तो दूर की बात है, 4 बार पछाड़ चुके हैं उनको। अब ये अरब शेखों के पीएसओ बनेंगे और इसके एवज में पाकिस्तान को पैसा मिलेगा। ये है इनकी हालत। और इसमें एक पेच और आता पांडे जी, पेच ये आता है कि जो दोहा फैक्शन है तालिबान का, वहां के लीडर ने पाकिस्तान को क्या धमकी दी है? बेटा 1971 भूल मत जाना, 1971 भूल मत जाना। अब इसमें एक हाँ। पेच है, लोग नहीं समझ रहे कि ऐसा क्या हो गया, दोहा का तालिबान इनको धमकी दे रहा है पाकिस्तान को। ये तो एक ही होते थे, खाते पीते साथ थे। तुम मतलब बेटा बाप को धमकी दे रहा है, ऐसा क्या हो गया? आपको याद होगा पांडे जी, माननीय भागवत जी ने अपने भाई को भेजा था देवबंद, क्योंकि ये दोहा या तालिबान का सारा ताना बाना कहाँ से चलता है, उनकी स्पिरिचुअल एफिलिएशन है देवबंद। देवबंद पड़ता भारत में। जी। तो भागवत जी के भाई गए थे, ये सब तालिबानी भागवत जी से मिलने गए थे। भागवत जी भी कुछ एमिनेंट मुस्लिम से एक मस्जिद में भी मिले थे दिल्ली की। अजीत डोवल साहब ने बहुत मीटिंगें की इनके साथ। अब देखिए भारत ने कैसा व्यू रचाया है। भारत यहां बैठे बैठे चस्के मोहरे चला रहा और पाकिस्तान पिस रहा है। दोहा सर का तालिब। जी 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 जी, नहीं नहीं, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा था कि तालिबान ने तो इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, जो इनकी कमजोर नब्ज थी, जो उन्होंने 30 लाख बंगालियों का मैसेकर किया था, बहुत कुछ किया था, और ऐसा किया था, बड़ा हीनियस क्राइम था वो। तो तालिबान ने तुमको चढ़ा दिया। इन्होंने कहा है कि जैसे तुमने हथियार भारत के सामने डाले थे, तुम भूल गए, कहीं दोबारा ऐसी नौबत ना आ जाए। तो मतलब तालिबान जिसके पास कुछ नहीं है, एयरफोर्स भी नहीं है, वो इनको धमका रहा है। और मैं एक बात और यहां जोड़ूंगा सर, कि ये तालिबान के खिलाफ मतलब जितना स्ट्रांग एक्शन इन्होंने लेना था अब तक, वो क्यों नहीं लिया? अभी भी क्या उम्मीद है इनको ऐसी तालिबान से? सर, यही तो भारत का डर है। तालिबान को इनके अगेंस्ट खड़ा करना भारत का रोल, तालिबान से इनको धमकी दिलवाना भारत का रोल। अजीत डोभाल जी ने बड़ा बेहतरीन काम किया है, वो तो खैर इंडियन जेम्स बॉन्ड है। भारत के डर से ये तालिबान से नहीं लड़ पा रहे, वरना क्षमता है इनमें तालिबान से लड़ने की। इन्हें लगता अगर फोर्म्स और आर्म्स और आर्टिलरी को वहां डाइवर्ट कर लिया, फुल फ्लेजेड वॉर में घुस गए, भारत ने पीओके ले लिया, जीबी ले लिया, तो जीबी और पीओके में इतना रेजेंटमेंट है, कहते पाकिस्तान के कुत्तों बाहर जाओ। कहते पाकिस्तान आर्मी यहाँ क्या कर रहा है, पाकिस्तान रेंजर यहाँ क्या करने है, आपने ट्विटर पे वीडियो देखे होंगे। ऐसी परिस्थिति में भारत के डर से सहमा पाकिस्तान, समाचार ये है भारत के डर से छोटा सा तालिबान बढ़ रहा पाकिस्तान पे भारी। और आपकी एक चीज, यही बात मैं आपको कह रहा था, ये मैं आपको देवबंद का कनेक्शन भी समझा रहा था, क्योंकि काफी लोगों को समझ नहीं आता जब चीजें होती वो क्यों की जाती है। अब हम तो नजर रखते हैं कि हर तार जोड़ के देखते कि कोई चीज क्यों हो रही है, और कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन भी आती है, महादेव की कृपा अनुकंपा, कुछ थोड़ा बहुत पता लग जाता है इधर उधर से। बट पांडे जी, भारत अभी फील्डिंग लगा रहा है, जैसे हमारी बॉलीवुड की पिक्चरों में कहते हैं ना, भारत फील्डिंग सेट कर रहा है। भारत मोहरे चल रहा, पिसरा पाकिस्तान, जिसका जूता उसी का सर, मियाँ की जूती मियाँ के सर, ये करके दिखाया भारत ने। और इनका जो इस्लामिक कार्ड था वो फेल किया भारत ने। अब तालिबानी भी तो मुसलमान है ना, तालिबानी कोई हिंदू तो है नहीं। अब ना अफगानिस्तान में बीजेपी है ना आरएसएस है, पर महादेव की ऐसी अनुकंपा है कि हाथ तो आदि शक्ति के बहुत लंबे हैं, कहीं भी कुछ भी करा सकते हैं। और आपने 2 चीजें देखी होंगी हाल फिलहाल में, जब हमने कुछ नहीं किया पांडे जी, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं पता। एक आईएसआई का डिप्टी डायरेक्टर मारा गया सिंध में, एक इंस्पेक्टर मारा गया, ये आईसी 814 में 2 हाईजैकर इन्होंने छोड़ दिए, पता नहीं किसने मार दिया उनको। अब हमें तो पता नहीं पांडे जी, हम तो बहुत शांति प्रिय लोग हैं, हम तो बहुत अहिंसावादी हैं, किसने क्या कर दिया। पर ऐसी अनुकंपा है कुछ महाकाल की कि हमारे जितने भी शत्रु हैं खुद ही लुप्त होने पांडे जी। हमारे शत्रु शत्रुओं से लड़ रहे हैं,
अब ये भूल गए कि हम चाणक्य के वंशज हैं, रणनीति बनाना और रण में समीकरण सेट करना हमें आता है। तुमने बोला था विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स एंड वी हैव लेड यू विदाउट वन कट। वी हैव रेंडर्ड योर आर्मी यूजलेस। इनकी आर्मी यूजलेस हो गई, नपुंसक बन के खड़ी है, कहना नहीं चाहिए ऐसा। नपुंसक बन के आर्मी खड़ी है, तहरीक तालिबान से लड़ने की औकात नहीं रखती है। ये हुआ है। और आपको दो चीज बताओ, आपने बोला था ना कि ये इनके जनरल वनरल क्यों डरे हुए। इन्होंने पांडे जी 15 बख्तरबंद गाड़ियां बीएमडब्ल्यू की आर्मर्ड व्हीकल्स दुबई के एक डीलर से हार्डन करा के मंगाई थी। इनके जनरल ब्लड प्रूफ जैकेट लगा के घूमते हैं। कल उस आदमी के फ्यूनरल में जो पहले इन्होंने बोला एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का मेंबर है, जब नदीम अंजुम फ्यूनरल में आया तो बोलना पड़ा आईएसआई का डिप्टी डायरेक्टर है। अब शिकारी का शिकार हो रहा है शिकारी के जंगल में। जंगल में शिकारी का ही शिकार हो रहा, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें तो पता है, हमने तो कुछ किया नहीं। अब जो भी कर रहा, जैसे भी कर रहा, कुछ तो हो ही रहा है ना। अब इतना जी घबराया हुआ पाकिस्तान कि जनरल बख्तरबंद गाड़ी में ब्लड प्रूफ जैकेट लगा के घूम रहे हैं और ये बचाएंगे पाकिस्तान को। ये इनकी हालत अगर हम अभी बताएं, जैसे हम नींबू को मशीन में डाल के यूं दबाते हैं ना, तो पाकिस्तान को नींबू मानिए, हमारे राजनीतिक यंत्र तंत्र को वो मशीन मानिए, और हम अब हमारे हाथ में नींबू को कितना निचोड़े, जितना दबाएंगे उतना नींबू में से रस निकलेगा। ये हमने इनकी हालत कर दी है। और बिना एक गोली चलाए, बिना एक गोली चलाए, गोली नहीं चलाते। गांधी का देश है सर, बड़े अहिंसावादी हैं, अहिंसावादी, अहिंसा परमो धर्मम। पर चाणक्य के भी वंशज है, खून तो चाणक्य का है ना हमारी नसों में। ये जहादी भूल गए थे, याद आएगा इनको पंडित जी। जी जी सर, अभी जब ये टीटीपी के हमले बढ़े और उसके बाद इन्होंने एक मीटिंग की, बड़े हाई लेवल मीटिंग थी, इसमें कहा गया कि अब तो हम इससे ऐसे निपटेंगे और छोड़ेंगे नहीं। और उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर है राणा सनाउल्लाह, उन्होंने भी कहा कि हम अगर टीटीपी वाले नहीं माने तो हम उन पर अटैक भी कर सकते हैं। ये जो मीटिंग इन्होंने इतनी हाई लेवल की है, ये टीटीपी को तो मारने को तैयार बैठे हुए, मार भी नहीं पा रहे। बल्कि सर, ये इस तरह की हाई लेवल मीटिंग क्या तब करते जब कश्मीर में कुछ हो रहा होता? मतलब इनको ये जो टेररिज्म में जो डिफरेंसेस करते हैं ना, कि मतलब ये कश्मीर के लोग तो हमारे आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जो हिजबुल मुजाहिदीन और फलाने ढिमाके, और यहाँ पर ये मतलब उनसे डरे हुए हैं। देखिए पांडे जी, दो दो चीजें यहाँ पे। पहली बात, जो रजौरी में अटैक हुआ, जो टेररिस्ट हुआ, जो हमारे भाई और कुछ बच्चे मारे गए, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, वो तो भारत के सिपाही थे। ये किया गया ताकि जो प्रेशर है भारत के अंदर लाया जाए, भारत के अंदर भारतीय सेना पे, अजीत डोभाल पे, मोदी जी पे, अमित शाह पे प्रेशर लाया जाए, उनको कटघरे में खड़ा जाए और खड़ा किया जाए, और ये डिस्कशन किया जाए, आर वी बैक टू 90। मैं हर चैनल पे कह रहा हूँ, इफ यू आर डूइंग अ डिस्कशन आर वी बैक टू 90, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आईएसआई वांट्स यू टू डू। वो प्रेशर को तुम्हारे गोल्ड पोस्ट, वो गोल्ड पोस्ट बदल रहा है इनोसेंट किलिंग्स करके। आपको याद होगा जब नदीम अंजुम आया था, तब कुछ कश्मीरी पंडित और हिंदुओं की, और बेचारा वो जो गोलगप्पे वाला पासवान था, गोलगप्पे बेचने वाला, जो 200 रुपए में दिन में कमाता था, उस तक को मारा था। दैट वाज अगेन टू बिल्ड द प्रेशर विद इन इंडिया। अब आईएसआई ने वो चाह रखी। आईएसआई के का घुरखों का अधिवेशन हुआ पांडे जी 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक दुबई में हुआ, सारे वही दुबई में थे, और सुनने में काफी बड़े लोग आईएसआई के भी दुबई में थे। पर ये जो रजौरी हुआ, इसके बाद ये घटना हुई थी डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर वाली। अब हमने तो कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता किसने किया, बट घटना घट गई पांडे जी, घटना घट गई। माता रानी की कृपा से भारत इतना सशक्त है, अपने दुश्मनों को कहीं पे भी निपट सकता है। मैं तो इतना ही बोलूंगा। एक बार मैंने एक मोसाड की चीफ का इंटरव्यू पढ़ा था पांडे जी, उसने बोला था कि रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि भाई आपका रेपुटेशन और किलिंग मशीन, इज दिस ट्रू? तो मोसाड का चीफ कहता है वी हैव वर्कड वेरी हार्ड टू बिल्ड दिस रेपुटेशन। अब हम देखिए, हम तो ना रेपुटेशन बनाते हैं ना कुछ करते हैं, ऐसे समीकरण बैठते हैं कि दुश्मन लुप्त हो रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे भारत का डर इतना ज्यादा है कि एक्शन ले नहीं पा रहे, ये कुछ कर नहीं पा रहे, और हाई लेवल मीटिंग केवल दिखाने के लिए। सच्चाई ये है पांडे जी, इनको लग रहा है डर, ना पैसा है, ना भौरा है, ना बारूद है, ना असला है। डिप्लोमेसी में तुम्हारे साथ है नहीं, चाइना ने पैसे दिए नहीं, चाहे सऊदियों ने पैसे भेजे नहीं, पैसे नहीं है, हथियार नहीं है, गोला नहीं है, बारूद नहीं है। अब मैं दो चीजें आपको बताऊं। एक खैबर टैंक इनके पास चाइना ने दी थी, 30-40 किलोमीटर चलती है, रेडिएटर गर्म हो जाता है, ठीक है जी। एक ड्रोन है इनके पास, चाइना ने दिया था, 2 रॉकेट लगाए थे तहरीक तालिबान वालों पे, दोनों ही नहीं फटे। एक JF-17 फाइटर है, जिसे मैं कहता हूँ जंग फाइटर अंडर 18,
उसका इंजन 4 दिन बाद चाइना खुद ही कहता था इसका इंजन यूजलेस है, अब हम इसमें चाइनीज इंजन लगाएंगे। 45% फ्लीट ग्राउंडेड है। इनको 4 फ्रिगेटर दिए थे चाइना ने, चारों के चारों खड़े हैं, कैन नॉट बी यूज्ड। ये इनके असले की पोजीशन है। आर्मी का मोरल डाउन है। आर्मी बिचवाले इनके तहरीके तालिबान वालों के हाथों मारे जा रहे हैं। ये फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर कर नहीं सकते, इसलिए अपने लिए इन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए। और अब यहाँ देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बलोचिस्तान में रेबलों ने पूरा इनका ऑयल एंड गैस का जितना जखीरा था जला दिया। बलोच में हालत खराब। केपी के आप देखिए रहे क्या हो रहा है। सिंध में सिंध आर्मी ने कोहराम मचा रखा, चाइना को सीधी सीधी धमकी दे, यहाँ आओगे तो वापस नहीं जाओगे। बचा पंजाब, पर तहरीके तालिबान ने क्या अनाउंस किया पांडे जी? तहरीके तालिबान ने अनाउंस किया कि हम तुम्हें पंजाब में, रावलपिंडी में, कराची में, पेशावर में हर जगह अटैक कर सकते हैं। पहले भी उन्होंने इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी अटैक करके दिखाया, लाहौर में भी अटैक करके दिखाया। अब बारी पंजाब की है, और तहरीके तालिबान से पंगा लेने का मतलब है वो इस्लामाबाद हो, वो लाहौर या वो पिंडी हो, वो तीनों जगह अटैक कर सकता। अब ये तहरीके तालिबान से अंदर लड़ेंगे या बाहर लड़ेंगे? बाहर तो फिर भी लड़ लेंगे, अंदर कैसे लड़ोगे? अंदर कैसे लड़ोगे? इसे कहते हैं साइकिल ऑफ कर्मा। जो बोओगे वही फूल, पेड़ लगाओगे बबूल का, गुलाब तो उगेंगे नहीं भैया। सांप पालोगे पड़ोसियों के लिए, तुम्हें भी तो कटे दासेंगे ना। हिलरी क्लिंटन तुम्हें यही कह गई थी ना। पर सर जहादियों को कहाँ समझ आता है, इन्हें तो एक ही चीज समझ आती है, 5 चीजें समझ आती है इनको: जन्नत, जहाद, गाजी, गजनवी, गजवाए। बस इतनी ही वोकैबुलरी में शब्द है, आगे खत्म, आगे कुछ समझ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम सही कहा सर। अब थोड़ी सी बात मैं टर्की पर भी कर लेता हूँ, एक सवाल बस कि टर्की के लिए पाकिस्तान का दिल धड़कता है, और टर्की के लिए पाकिस्तान ने कहा है कि जो तानाशाह है वहां के अर्दोगान, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। सर, इसको किस बात का पीस प्राइज दिया जाना चाहिए इस शख्स को, और ये है क्या? मतलब अब इसने तो यूक्रेन में हथियार सप्लाई किए थे अभी, ये इसको जी। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ी वास्तविकता से अवगत कर रहा हूं, कुछ फैक्ट्स पे जाएंगे। देखिए, नोबेल प्राइज बना था अल्फ्रेड नोबेल ने, जो टीएनटी का इन्वेंशन किया था, जो पैसे मिले थे उसकी रॉयल्टी से नोबेल प्राइज बना। दुनिया में अच्छे आविष्कार होते थे। सच्चाई ये है सर, नोबेल प्राइज जो है ये स्वीडन देता है। 2 पार्लियामेंटेरियन नियुक्त किए जाते हैं, उनकी मर्जी है जो उसको दे। 2 एमएलए एमपी मान लीजिए वहां के, 2 एमपी वहां पे एक कमेटी बनती है, वो डिसाइड करते हैं किसी को दिया, किसको दिया जाए। और नोबेल प्राइज की आज औकात इतनी है कि आपको पता, लास्ट टाइम जो अभी नोबेल प्राइज दिए गए 20 नंबर 1 कंटेंडर कौन था? ज़िलिंस्की। अगर व्लादिमीर ज़िलिंस्की नंबर 1 कंटेंडर है, अगर हमारे यहाँ का वो फैक्ट चेक कर, वो क्या नाम है उसका, कुछ वो जी, उसका नाम जुबैर। अगर जुबैर जैसे लोग, ज़िलिंस्की जैसे लोग वहां लाइन में हैं, आप खुद समझिए नोबेल प्राइज की औकात क्या बची। इससे अच्छा तो हम गाजियाबाद प्राइज दे दें, वो उससे ज्यादा वैल्यूबल। अगर वैशाली प्राइज अनाउंस करें, उसकी औकात बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हम धर्म कर्म पे चलने वाले लोग। दूसरी बात, अर्दोगन की बात करें, अर्दोगन तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड खलीफा साहब। 84% इन्फ्लेशन है टर्की में, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 84%, मतलब 84% इज माइंड बॉगलिंग। हमारे यहाँ लोग 5.5 पौने 6% लोग कह रहे हैं मोदी जी ने महंगाई करा दी। पाकिस्तान में 35% है, पाकिस्तान से भी आ गए टर्की। 11 से 14 बिलियन बचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब खलीफा के पास। देखा जाए तो उसकी हालत पाकिस्तान से भी खराब हो चुकी है। डिफॉल्ट की लिस्ट में खलीफा का भी नाम है, एफएटीएफ की गई लिस्ट में खलीफा का भी नाम है। पर एक बात तो आपने सुनी होगी ना पांडे जी, चोर चोर मुसेरे भाई। भाई ने भाई का नाम दे दिया तो क्या फर्क पड़ गया? दोनों एक ही है, दोनों जिहादी है, दोनों आतंकवादी है। तो एक आतंकवादी थे, दूसरा आतंकवादी का नाम प्रपोज किया, ये तो स्वाभाविक है। अब आतंकवादी बने और शरीफ लोगों को तो नाम प्रपोज करेंगे नहीं, और बड़े और शरीफ लोग आतंकवादियों का नाम प्रपोज करेंगे नहीं। इसलिए टर्की का नाम पाकिस्तान प्रपोज करे, पाकिस्तान का नाम टर्की प्रपोज करे, बात एक ही है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और जब मुसलमान कंप्लीट फेल हो जाता दुनिया में, बातें कहता है इस्लाम, उम्मा और कश्मीर, और यही 3 बातें खलीफा कहता है। जब खलीफा जिस दिन से कहने लगा तो उससे थोड़ी इकोनॉमिक्स में जाने लगा। मैं कहा इसके इकोनॉमिक्स का अध्ययन करूँ, इसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब मैं इधर उधर देखने लगा। तो मैंने लगा ठीक है यार, मामला खत्म है, खलीफा का स्लेट साफ है। जब स्लेट साफ हो जाती है तो ये एक कि ये मजहब के नाम का चूरन बेचना शुरू करते हैं। उसमें चीजें क्या है, इस्लाम, उम्मा और कश्मीर। तो बस ठीक है, हर एक की प्रेडिक्टेड लाइन है। अब देखिए पाकिस्तान में प्रेशर पड़ेगा तो भी 3 चीजों की बात करते हैं। तो ये तो एक मुसलमानों में पैटर्न बन गया। जब फेलियर होता है तो चीजों की बात करो,
ये आपका फिगली बन जाता, एक हाथ आगे रखो, एक हाथ पीछे रखो, निकल लो। सच्चाई ये है पांडे जी। जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये सिलसिला बातचीत का आपके और हमारे बीच जारी रहेगा। मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बातचीत जारी रहेगी। आपने जबरदस्त एनालिसिस दिया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद पांडे जी, आप सबको और दर्शकों को साधुवाद। जय हिंद, हर हर महादेव। जय सर।